हेलो एस्पायरेंट्स, फर्स्ट फेब के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे का कवरेज हुआ है, इसलिए कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। 24 न्यूज आइटम्स से हम सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू स्टे जल्लीकट्टू लॉ। तो जल्लीकट्टू का अब तक का जो टाइमलाइन है हम देख चुके हैं, वो ये है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। जल्लीकट्टू है बुल टेमिंग एक्सरसाइज इन तमिलनाडु, जो पोंगल फेस्टिवल के टाइम सेलिब्रेट की जाती है। इट इज कॉल्ड अ कल्चरल इवेंट, अ स्पोर्ट। तो अब ये जल्लीकट्टू जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसमें एनिमल्स जो बुल्स यूज करते हैं उन पे क्रुअल्टी होती है, इसीलिए इसको बैन कर देना चाहिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में लोग भी साथ में आ गए थे, बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली भी। तो अभी एफर्ट्स इसमें चालू थे कि ये बैन को रिवर्स किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया इन ऑन 7 जैन 2016, एग्जैक्टली मोर देन अ ईयर अगो ना। तो ये अमेंडमेंट, ये जो नोटिफिकेशन था, इसमें ये प्रोविजन दिया गया कि जल्लीकट्टू के लिए बुल्स यूज करना एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अब ये नोटिफिकेशन जो है उसको चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के, बैनिंग ऑर्डर के भी अगेंस्ट जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग कर रही थी। उस रिसेंटली ही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसके ऊपर हियरिंग, इसके ऊपर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देने वाली है उसको थोड़ा डिले किया जाए, क्योंकि सिचुएशन वॉलेटाइल है। लोग प्रोटेस्ट में ऑन द स्ट्रीट्स आ गए हैं। तमिलनाडु में सच में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, मरीना बीच फुल ऑफ प्रोटेस्टर्स था। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया कि जल्लीकट्टू फॉर जल्लीकट्टू को अलाउ किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है, इसमें अगर बैंड है तो भी एक्सेप्शन दिया गया फॉर जल्लीकट्टू। तो ये ऑर्डिनेंस से भी प्रोटेस्ट थमे नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि ऑर्डिनेंस ना हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है। वो चाहते थे एक अमेंडमेंट एक्ट क्लियरली पास हो इन द लेजिस्लेचर। तो वो भी इनिशिएट किया गया। वो इनिशिएट करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट जरूरी था, क्योंकि ये जो कंकरेंट लिस्ट में आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो ये कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट में सेंटर स्टेट दोनों के पावर्स है लॉ बनाने के लिए, पर सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। तो अगर सेंट्रल लॉ में जो है प्रोविजन उसके अगेंस्ट कुछ स्टेट लॉ में होगा, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में होगा, तो सेंट्रल लॉ डोमिनेट करेगा। तो अब इसीलिए, क्योंकि ये प्रोविजंस अमेंड करने के लिए सेंट्रल कंसेंट जरूरी है, इसीलिए प्रेसिडेंट्स असेंट लिया गया। तो यही इन द मीन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा, पहले तो स्टॉल करने का जजमेंट को, कि अभी जजमेंट ना पास करो ऑन द Jan 7 नोटिफिकेशन ऑफ द सेंटर 2016 नोटिफिकेशन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब अग्री किया, उन्होंने कहा ठीक है हम डिले करेंगे, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं प्रोटेस्ट हो रहे, सिचुएशन वॉलेटाइल है। सेंट्रल लॉ स्टेट, उन्होंने कहा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका वे आउट क्या हो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिले किया अपना जजमेंट एज पर सेंटर्स रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु ये अमेंडमेंट पास कर रही है, उसके लिए प्रेसिडेंट असेंट दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ये डाला गया कि ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का दिया जाए, क्योंकि वो उसके ऊपर केस चल रहा था। तो अगर नोटिफिकेशन ही विड्रॉ हो जाएगा तो कोई केस बनेगा ही नहीं। तो ये सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है फॉर अलाउइंग जल्लीकट्टू। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, तो वो नोटिफिकेशन भी विड्रॉ कर दिया गया है। अब ये बात है कि जो ये नया तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एक्ट्स को अमेंड करते हुए जो ये एक्ट बना है, उसको प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिए है। इसके ऊपर जो पेटिशनर्स है अगेंस्ट जल्लीकट्टू, वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ये लॉ को स्टे करे, पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, इट विल नॉट स्टे दिस न्यू लॉ। उन्होंने कहा है कि ये जो लॉ है, इसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने जो बताया वो ये है कि इट इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ बुल्स। तो अगर ये लॉ इस पर्पस के लिए है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वायलेट करता है कोई प्रोविजन को। उन्होंने ये भी कहा कि जल्लीकट्टू को इसमें कल्चर कहा गया है, तो ऑफकोर्स ये डिबेटेबल है। और उन्हें पेटिशनर्स को कहा है कि आप फ्रेश चैलेंज पास करो, तो ऐसे ही हम स्टे नहीं ला सकते ऑन द लॉ। तो अब इस एक्ट के ऊपर भी फ्रेश चैलेंज पास किया जाएगा, पेटिशन इनिशिएट किया जाएगा, उसके बाद हियरिंग्स होगी, उसके बाद जजमेंट आएगा। तो इट्स अगेन अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो ये अब तक के डेवलपमेंट्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है,
सुप्रीम कोर्ट कंडेम्स डिफायंस ऑफ बैन। तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली 2014 में जो हमने कहा जल्लीकट्टू को क्लियरली बैन कर दिया गया था, तो ये नागराज जजमेंट था 2014 का। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको डिफाई करते हुए जल्लीकट्टू इवेंट अभी भी तमिलनाडु में ऑल ओवर हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके बाद भी जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया गया। इसके अंदर एक इंसिडेंट में काफी सारे लोगों को इंजरी भी हुई, डेथ्स भी हुई, तो ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इट इज हैविंग, इफ इट्स अ स्पोर्ट, इट इज एन एक्ट ऑफ इनहेरेंट क्रुअल्टी, तो उसको स्टॉप करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जजमेंट था। तो अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देगी। उन्होंने कहा कि आप ये जो हो रहा है कंप्लायंस करना जरूरी है विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, अदरवाइज इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हमने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के टाइम पे भी कहा था कि जो वाटर रिलीज करना है, तब कर्नाटका को कहा गया था कि तमिलनाडु को वाटर रिलीज किया जाए, तो वो भी कर्नाटका तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई कर रही थी, फॉलो नहीं कर रही थी, तो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट कंटेम्प्ट। तो वही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि ऑर्डर जो बैन का ऑर्डर है उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है डिबेट साइमल्टेनियस पोल्स। प्रणब, सो दिस इज प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होने चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करना जरूरी है, डिस्कशन करना जरूरी है। और दूसरा है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो ये दो अगर रिफॉर्म्स लाए गए तो करप्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम को काफी रिड्यूस किया जा सकता है। और ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जस्टिफिकेशन ये है कि अगर बार बार इलेक्शंस होते रहेंगे तो जो गवर्नमेंट इन पावर भी है वो भी हमेशा पोल मोड में होती है प्रोपागेंडा करने के लिए फॉर द इलेक्शंस, तो वो गवर्नेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे सकती है। प्लस वो कहते हैं कि हर हर बार जो गवर्नेंस जो इलेक्शन शेड्यूल होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम्स ला सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स लाए, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई पॉपुलिस्ट मेजर लाया जाए तो जो शॉर्ट टर्म मेजर अभी लोगों को खुश करेगा तो वो इजीली लाया जा सकता है, रादर देन लॉन्ग टर्म मेजर्स जो शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट रह गए पर लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट ज्यादा हो गए। तो वो डिफिकल्ट डिसीजंस लेना भी मुश्किल हो जाता है अगर बार बार इलेक्शन शेड्यूल किए जाते एनीवेयर इन द स्टेट और एट द सेंट्रल लेवल टू। तो इसीलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होना जरूरी है, ऐसा ये ग्राउंड बनाया जाता है। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब कि फर्स्ट टाइम तो ऑफकोर्स इट विल बी फेजिंग आउट, तो वो एनीवे कर किया जा सकता है, दैट इज फीजिबल। तो क्या होगा कि लोकसभा इलेक्शंस जब है उसी टाइम पे सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हो गए, तो एक बार सारे इलेक्शन साथ में हो गए। 5 ईयर का टर्म होता है, जो भी पावर में आते हैं, पावर में कौन आता है, जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी में जिसको सबसे ज्यादा, जिसको 50% प्लस सीट्स मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अगर एक सिंगल पार्टी को मिली है तो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर में जिसको मेजोरिटी है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है, तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये एक वन टाइम अगर कोalition से बनता है तो कोalition से गवर्नमेंट बने, तो ये गवर्नमेंट बन जाएगी। फर्स्ट इलेक्शन हुए सारे स्टेट्स में, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट बन गई। अब इसके बाद अगर कोई जगह पे, कोई भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे कहीं भी, कोई एक इसमें भी अगर कोई पार्टी जो है जो पावर में है, जिसको लेजिस्लेचर में मैक्सिमम सीट्स है, 50% प्लस सीट्स है, अब उनकी मेजोरिटी गिर रही है, लोग विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, या कोलिशन है तो कोलिशन ब्रेक हो गया, पार्टी विड्रॉ कर रही है कोई सपोर्ट, तो पार्टी के पास वो पावर नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव के पास मेजोरिटी नहीं होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब भी एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी में नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो गवर्न नहीं कर सकता, तो इट लूजेस पावर। तो दैट इज व्हेन वी से गवर्नमेंट फॉल्स, कि सरकार गिर गई। तो ये जो 50% प्लस होना हर टाइम पे जरूरी है। तो इसके लिए अपोजिशन पार्टी जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में, तो वो प्रूव करने के लिए ये मोशन पास किया जाता है। तो उसमें अगर 50% प्लस सीट्स मिलके का थम्स अप मिलता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है विथ 50% प्लस वोट्स, मतलब कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है नहीं है और गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, गिर जाती है। तो अब इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव जो लाया गया है, तो अगर वही है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए तो अगर ये गवर्नमेंट गिर गई है तो फिर 5 साल कैसे कंटिन्यू करेगी, फिर तो नया कुछ चाहिएगा, नए इलेक्शंस चाहिएगा। तो फिर वो
जो एक फर्स्ट टाइम के लिए तो सब साथ में हो गए, पर फिर हर बार कहीं ना कहीं और टाइम पे ये ऐसे होते रहेगा तो अगली बार ये साइकिल पूरा ऐसे ही रिपीट नहीं हो पाएगा, तो इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो इसके लिए काफी कंट्रीज में इनिशिएटिव लिया गया है, और इसका ऑल्टरनेटिव, ये एक फीजिबल ऑल्टरनेटिव जो सामने आया है विथ डिबेट, ये है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जाए उसके साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करना भी जरूरी हो, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप ये तो प्रूव कर दो कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, पर कॉन्फिडेंस मोशन कि ये कोलिशन या ये सारे ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या सिंगल वॉट एवर पॉलिटिकल पार्टी, इनके पास 50% प्लस मेजोरिटी है, तो मतलब ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ये बनाएंगे, तो अगर वो इन प्लेस है, दोनों साथ में पास होना चाहिए तभी ये आगे जाए, ऐसा अगर प्रोविजन किया जाए तो ये फीजिबल है। ठीक है, तो दोनों साइमल्टेनियसली, नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट जो पावर में वो गिर गई, और कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, मतलब ये ऑल्टरनेटिव जो सेट है इनके पास 50% प्लस मेजोरिटी अब है, तो ये नई गवर्नमेंट बनाएगी और जो वो कंटिन्यू करेगी फॉर रिमाइंडर टर्म, और जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा तब नए इलेक्शंस होंगे और नए गवर्नमेंट फिर से आएगी। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस फीजिबल है। दूसरा जो प्लान है दैट इज रिगार्डिंग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो स्टेट फंडिंग, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इसीलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जब फंडिंग दिए जाते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो उनमें फिर वो फेवरेटिज्म वगैरह आता है, तो उसमें काफी करप्शन फिर उसमें ब्रीड करता है, तो इसीलिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है प्रमोट किया जाता है ताकि मनी पावर इन पॉलिटिक्स को एलिमिनेट किया जा सके। तो अब ये स्टेट फंडिंग में प्रॉब्लम ये है कि क्या कंप्लीट स्टेट फंडिंग हो सकता है, अगर पार्शियल स्टेट फंडिंग होगा तो क्या फिजिबल होगा, फिर अगर पार्शियली गवर्नमेंट को देना है तो गवर्नमेंट अपना पैसा इन्फ्यूज कर रही है फॉर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से भी मिल रहा है, तो व्हाट फिजिबिलिटी, व्हाट इज द पर्पस सर्व्ड, ये क्वेश्चन आता है। और अभी जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, हमने डिस्कस भी किया है कि अगर अप टू 20,000 रुपीज उनको पेमेंट किया जा रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है, डोनेशन, तो उसके लिए इवन सोर्स बताना जरूरी नहीं है। So if it is more than 20,000 donation, then sources have to be mentioned. Otherwise, it is from unknown source also it is allowed. तो अब ऐसा अगर होगा कि अननोन सोर्स से ले सकते, तो हमने एक आरटीआई के रिजल्ट के ऊपर भी एक रिपोर्ट देखा था जिसके अंदर था कि बीएसपी में 100% फंडिंग फ्रॉम अननोन सोर्सेज है, मतलब अगर लेस देन 20,000 है सारे फंड्स तो अननोन सोर्सेज है, वो कोई सोर्स नहीं बताते। तो ये सारे चीजें होती है इन स्टेट फंड, इन फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशंस मिलते हैं, उसके ऊपर से ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, दे आर 100% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब जितना भी उनके पास डोनेशन चाहते हैं उनको कोई टैक्स नहीं भरना है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट पे पेट केस किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, इट इज अलाउड। तो ये सारे केसेस है फिलहाल के लिए, तो स्टेट फंडिंग फिजिबल है या नहीं उसके ऊपर अभी तक एटलीस्ट फॉर मी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो विल सी आगे डिस्कशंस डिबेट्स कैसे होते हैं और कोई पॉइंट सामने आती है जो जस्टिफाई करे, देन वी कैन राइट पॉइंट्स इन दैट लाइन ऑल्सो। अब शुरू होता है इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड आर्टिकल्स। पहला है नोट बैन अ रेडिकल मेजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि जो ये डिमोनेटाइजेशन का इनिशिएटिव लिया गया है वो दैट वाज अ रेडिकल गवर्नेंस कम सोशल इंजीनियरिंग मेजर। तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि इसके शॉर्ट टर्म कॉस्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो गए, वो भी असर्ट किया गया है, मतलब कि ये ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस को टारगेट करते हुए था, तो उसके बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हो गए। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन का है केस, उसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है इन द इकोनॉमिक सर्वे, प्लस इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिमोनेटाइजेशन के बेसिस पे ही जस्टिफाई करने के लिए काफी प्रोविजंस दिए गए हैं ऑल ओवर। तो अब ये एक्सेप्ट किया गया शॉर्ट टर्म कॉस्ट जो है, तो जैसे बैंक क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया है, टू व्हीलर सेल्स कम हो गए हैं, तो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी आएगा, ये है पॉसिबल, बट कितना आएगा वो नहीं पता। प्लस आरबीआई ने भी अपना जीवीए प्रोडक्शन ग्रोथ फोरकास्ट जो था उसको ये फाइनेंशियल ईयर के लिए कम किया है, 7.6% था तो उसको 7.1% किया गया है इन दिसंबर 2016, एंड दैट इज कंसिडरिंग द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय डिमोनेटाइजेशन। इवन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्शन फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2016-17 को स्केल डाउन किया है। रीजंस यही दिए गए कि बिकॉज ऑफ consequences, short term
कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो 7.6% ग्रोथ फोरकास्ट था। वर्ल्ड बैंक ने इसको 7.1% किया और IMF ने इसको 6.6% किया। तो ये सब भी कहा गया है। और सर्वे में भी इकोनॉमिक ग्रोथ 2016-17 के लिए 7.1% कहा गया है, पर वो कह रहे हैं कि ये कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ मंथ्स बिफोर डिमोनेटाइजेशन, जो पहले 2 क्वार्टर्स थे उनके बेसिस पे ये कहा गया है। तो जीडीपी ग्रोथ ऑफकोर्स कम हुआ है। इवन वो ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस गिर रहे थे, तो ऑयल प्राइसेस अब ऐसे वो स्केल पे नहीं गिर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से अभी ग्रोथ रेट कम होगी। तो ये भी कहा गया है। फिर ये है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे के वेरियस सेक्टर्स के अंदर उनका क्या प्रोजेक्शन है। तो वो कह रहे हैं कि 4.1% ग्रोथ होगा फॉर एग्रीकल्चर, पर उन्होंने ये भी कहा है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल फार्म आइटम्स अफेक्ट हो रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। रियल एस्टेट प्राइसेस गिरेंगे, वो भी उन्होंने कहा है, बिकॉज जो अनडिक्लेयर्ड इनकम रियल एस्टेट में जाती थी अब वो डिफिकल्ट हो गई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ रियल एस्टेट प्राइसेस गिरना भी पॉसिबल है, प्लस होगा ये कहते हैं, और प्लस रियल एस्टेट को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, ये भी उन्होंने सजेस्ट किया है इकोनॉमिक सर्वे में। फिर डिजिटाइजेशन के लिए भी उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुश कर रही है डिजिटाइजेशन के लिए, बट इट शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब इट शुड बी फैसिलिटेटिंग डिजिटाइजेशन, नॉट पुटिंग एंड थ्रस्टिंग इट ऑन द पीपल, मतलब जबरदस्ती नहीं बट फैसिलिटेट करके वो किया जा सकता है। इन्फ्लेशन भी उन्होंने कहा है, रिटेल इन्फ्लेशन भी बिलो आरबीआई टारगेट हो गया, 5% टारगेट था इन्फ्लेशन के लिए, तो ये भी डिमोनेटाइजेशन की वजह से टेम्पररीली प्राइस राइज इतना नहीं हो रहा है, प्राइस कम हो गया, सो फॉल हो रहा है, तो इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन भी कम हो गया है। फिर दूसरा उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो जो स्टेट्स आउटस्टैंडिंग फिस्कल परफॉर्मेंस दिखाती है उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। मतलब आउटस्टैंडिंग फिस्कल परफॉर्मेंस मतलब फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो कंट्रोल में है, मतलब बोरिंग्स जो है स्टेट्स अपनी बोरिंग्स कंट्रोल में रखते, कम रखते, डेफिसिट कम रखते, तो उनको एनकरेज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ऐसा सर्वे का भी सजेशन है। फिर जॉब्स के रिलेटेड वो कह रहे हैं कि बिग टिकट रिफॉर्म्स अगर लाए जाएंगे इन द लेबर सेक्टर, टैक्सेशन लॉज, लेबर लॉज में, टैक्सेशन लॉज में, तो काफी पुश मिलेगा इन वेरियस इंडस्ट्रीज, स्पेशली वो लेदर एंड एपरल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे भी काफी जॉब जनरेशन होगा। और ग्रोथ फोरकास्ट जो है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 वो उन्होंने 6.75 to 7.5% ऑफ जीडीपी फोकस्ट किया। फिर अगला न्यूज आइटम है रिव्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट बाय जून। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम्स में आता है, इस साल सिर्फ एक ही वॉल्यूम इकोनॉमिक सर्वे का आया है। दूसरे वॉल्यूम में एक्चुअली हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का एक रिव्यू होता है कि कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया है। तो इस साल एक तो बजट प्रीपोन हुआ था, हमेशा एंड ऑफ फेब में होता है, इस साल फर्स्ट ऑफ फेब को ही आया है बजट, तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है बजट के। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 क्वार्टर्स का ही डेटा उनके पास अवेलेबल था, तो उस बेसिस पे अगर वो रिव्यू लाते तो दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। तो अभी अगर जून में ये रिव्यू लाया जाएगा, मतलब स्पेशल वॉल्यूम आएगा जिसमें सारे सेक्टर्स का रिव्यू आएगा, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एज वेल, तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि वो तब होगा फुल ब्लोन रिव्यू। फिर अगला न्यूज आइटम है रिवॉर्ड स्टेट्स दैट शो गुड फिस्कल परफॉर्मेंस। तो ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया, तो जो गुड फिस्कल वर्क कर रहे हैं स्टेट्स उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको प्रोविजंस देने चाहिए, डिडक्शंस देने चाहिए, ऐसे सर्वे का सजेशन है। तो मतलब कि जो स्टेट्स अपना रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है एक बार समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो बजट के 2 साइड होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों में भी 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू का सेग्रीगेशन ये है कि रेवेन्यू मतलब कि
करंट मेजर्स के लिए, शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए। तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहा जाता है। तो रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर के लिए यूज होते हैं। कैपिटल रिसीट्स मतलब जो मेजर रिसीट्स होते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया या कोई लोन दिया था गवर्नमेंट ने, उसका रिटर्न आया है, तो ऐसे जो मेजर कैपिटल आता है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐसे बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म गेस्टेशन पीरियड है, ज्यादा टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहे जाते हैं। तो ये जो है रेवेन्यू डेफिसिट की फिर क्या होगा, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो अभी रेवेन्यू डेफिसिट अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब अगर ये डेफिसिट होगा तो वो डेफिसिट कैसे फुलफिल होता है, बाय बोरोइंग्स। तो ये जो बोरोइंग्स हम कर रहे हैं, मतलब अगर रेवेन्यू डेफिसिट है और बोरोइंग से वो फुलफिल हो रहा है, मतलब कि वी आर बोरोइंग टू कंज्यूम फॉर नाउ, तो दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। तो रेवेन्यू डेफिसिट का ये एजेंडा होता है कि इसको शुड बी ब्रॉट डाउन टू जीरो। और फिस्कल डेफिसिट जो होता है, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर वो रेवेन्यू डेफिसिट जीरो और फिस्कल डेफिसिट अगर हमको ब्रिंग डाउन करना है तो ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होना जरूरी है, बिकॉज दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग द इकोनॉमी। तो वो डेवलपमेंट लाना और बोरोइंग उसके लिए करना इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो फिस्कल डेफिसिट को जीरो लाने के लिए कोई रिकमेंड नहीं करता है। इवन जो FRBM एक्ट था 2013 में, उसका भी टारगेट यही था कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो तक लाया जाए और फिस्कल डेफिसिट को 3% तक मेंटेन किया जाए। तो वही है, तो इसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, ऐसे ही एक्ट्स इवन स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी इनिशिएट किया और वो फिस्कल डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। तो इसको मेंटेन करना मतलब फिस्कल डिसिप्लिन लाना। तो ये फिस्कल डिसिप्लिन लाने में जो सक्सेसफुल वे है, वो स्टेट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मतलब उनको बेनिफिट्स देने चाहिए, ऐसा सर्वे का सजेशन जो है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इन्होंने पॉसिबल किया है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपहोल्ड की है, वो सिर्फ उनके इनिशिएटिव्स की वजह से नहीं हुआ है, मगर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें काउंट करते हैं। सेंटर का असिस्टेंस भी एक मेजर फैक्टर था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू ट्रांसफर सेंटर ने इंक्रीज किया टू द स्टेट्स। इवन स्टेट डेब्ट काफी सारा सेंटर खुद अपने पे लेती है, तो वो भी इनिशिएटिव लिया गया है। काफी सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इनिशिएट किए गए जहाँ पे सेंटर फंडिंग देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फिजिकल डिसिप्लिन आना पॉसिबल हुआ है। तो वो भी वो अपना बेनिफिट, वो अपना जो प्रेज है वो ले रहे हैं। फिर सर्वे में ये भी कहा गया कि पे कमीशन के रिकमेंडेशंस की वजह से और जो उदय बॉन्ड्स जो है उसकी वजह से भी काफी सारा फिस्कल डिसिप्लिन हेवायर गया है। तो पे कमीशन के रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना मतलब वो पे कमीशन सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हाइक करती है, तो हाइक की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है, बजट में एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिसिट ऑफ कोर्स वो भी बढ़ेगा, क्योंकि रिसीट्स तो नहीं है, वो इलास्टिक नहीं है। प्लस दूसरा है उदय बॉन्ड्स। तो उदय जो है वो है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, तो उज्जवल स्कीम जो है, तो ये डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो काफी लॉसेस में है, तो वो लॉसेस को उनको फिर से एक रिवाइवल फाइनेंशियल पैकेज देने के लिए ये अश्योरेंस योजना लाई गई। उदय बॉन्ड्स लाए गए। तो उदय बॉन्ड्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद पे लेते हैं कि वो जो बॉन्ड्स है उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये रिवाइवल के लिए फाइनेंसेस चाहिए तो लोग उनमें इन्वेस्ट करें। तो जब उदय बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, वो अश्योर्ड होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तभी ये बॉन्ड्स अट्रैक्टिव होंगे, तभी लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो क्योंकि अश्योर्ड होता है तो इसका भी कंसिडरेशन बजट में लाया जाता है। तो ये बजट पे ऑफ कोर्स फिर एक्सपेंडिचर साइड पे जाता है। तो इस वजह से ये दो मेजर कंस्ट्रेंट्स है फिजिकल परफॉर्मेंस ट्रैक पे रखने के लिए, ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है। दूसरा वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ट्रांसफर्स है, RRT, मतलब जो रिसोर्सेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो ट्रांसफर जब वो करते तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब जो वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स है उनसे मिल रहा है, और जो स्टेट्स वेल परफॉर्मिंग नहीं है, अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स है, उनको ये रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि ये वीकर स्टेट्स है। तो ये स्टेट्स जो है जिनका जिनका मतलब जो मेजरली 10 रेसिपिएंट्स जो RRT में जो जिनको टॉप 10 रेसिपिएंट्स आप देख सकते हैं क्लियरली, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेजरली। तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इसमें इंक्लूडेड है। तो ये स्टेट्स को मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स ट्रांसफर्स के अंदर मिलता है।
लेकिन सर्वे ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये करने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं दिखता, इनके इकोनॉमिक आउटकम्स अभी भी पुअर ही है। पर कैपिटा कंजम्पशन बोलो, ग्रोथ, स्टेट जीडीपी ग्रोथ देखा जाए, या मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट, टैक्स रेवेन्यू एफर्ट्स उनके खुद के, सारे अभी भी बैकवर्ड ही है। तो दे आर टेकिंग टाइम टू कम ऑन पार विथ वेल डेवलप्ड स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये अब वो कह रहे हैं कि ये आरआरटी एक कर्स है, तो ये मतलब इसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो आरआरटी फ्लो सीम टू नेगेटिवली अफेक्ट फिस्कल एफर्ट्स, तो ये वो कह रहे हैं कि इसको एलिमिनेट करना चाहिए। इसके लिए भी वो वही इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, अगर वो लाया जाएगा तो आरआरटी का रेलेवेंस कम हो जाएगा और ये दिस विल वर्क बेटर। So directly giving universal basic income is directly giving basic income to the households. तो ऐसे सजेशन सर्वे ने दिए है। बट ये वीकर स्टेट्स को कब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और इंसेंटिवाइज जो वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स है उनको किया जाए, और इनको जो रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर उसको कर्स माना जा रहा है। तो ऐसे व्यू पॉइंट्स है इन द सर्वे। फिर अगला है टाइम राइप फॉर डिस्कशन ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को डिटेल में डिस्कस किया है, कंप्लीट चैप्टर है ऑन दिस। तो इसमें उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि भले इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी राइट टाइम ना हो, बट एटलीस्ट सीरियस डिस्कशन इस पे होना चाहिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक्चुअली यूनिवर्सल मतलब सबके लिए तो नहीं है, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, तो इट विल बी फॉर द पुअर। बेसिक इनकम मतलब एक बेसिक इनकम जो भी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक एसेंशियल्स की, तो वो बेसिक इनकम उनको अश्योर की जाए। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये एक्चुअली यूबीआई जो है फिलहाल ग्लोबली डिबेटेड है, ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है। फिनलैंड में इनिशिएटिव भी लिया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो ये ग्लोबल डिबेट ही है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये है रिगार्डिंग प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, तो लोगों के हाथ में इनकम आएगा, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स होगा। तो कि आप कोई कंडीशन नहीं, जैसे एमजीएनआरईजी में आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको अनकंडीशनली कैश ट्रांसफर हो रहा है। देन बेनिफिशियरी डिसाइड करे कि वो पैसा कैसे यूज करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये बेनिफिट भी है, ये प्रो भी है और ये कॉन भी है, कि उनके हाथ में ही हो अगर वो कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब कितना एजुकेशन को जाएगा, कितना हेल्थ को जाएगा, देन इट इज ऑन दैट पुअर पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके समझ के हिसाब से वो करेंगे। गवर्नमेंट का कोई उसमें गेव द मनी एंड डन विथ, तो वो गवर्नमेंट का काम वहाँ पूरा हो गया। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वजह से और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की वजह से भी एक्चुअली ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर फोर्थ है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोमोटिंग लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको बेसिक इनकम तो मिल गया, तो आप ये सबसिस्टेंस के लिए आप काम करने लेबर नहीं कर रहे हो, आप फिर आपके पास इनिशिएटिव है कि आप जो आप करना चाहते हो, आप लेबर एम्प्लॉयमेंट वो वर्क कर सकते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी वजह से आएगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि फिलहाल जो स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट की जाती है तो उसमें काफी सारी इनएफिशिएंसी है, लूप होल्स है, लीकेजेस है, तो वो सब हट जाएगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ये भी एक फायदा है। जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का भी है, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर तो एनीवे गवर्नमेंट प्रमोट करती है थ्रू जैम ट्रिनिटी जैसे कहा जाता है। तो 3 चीजें, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, तो ये जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। तो ये मतलब आपके पास बैंक अकाउंट है, आधार आपका आइडेंटिटी है, तो आपको जो भी बेनिफिशियरी अगर आप हो, आपका ये है, तो आपको कैश ट्रांसफर जो करना है तो आपके जनधन अकाउंट में थ्रू योर मोबाइल ट्रांजैक्शन जो भी है उससे, बैंक ट्रांजैक्शन से हो जाएगा। तो ये जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो काफी सारे एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो है ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है। तो वही सर्वे कह रहा है कि काफी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, अराउंड 950 सेंट्रल स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो सेंट्रल स्कीम्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर उसको स्पॉन्सर कर रही है, जो 2 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगी। तो ये टोटल जो है ये सारी स्कीम्स मिला के दे अकाउंट फॉर 5% ऑफ द जीडीपी। तो इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है ऑन दीज वेरियस स्कीम्स। तो ये सब में काफी लीकेजेस होते हैं, बेनिफिशियरीज को नहीं पहुंचते। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट भी नहीं होगा, टाइम भी बचेगा और ये सबको पहुंचेगा, ऐसा माना जाए। पर उसके पहुंचने के बाद वो इफेक्टिव कैसे होगा, या जो पर्पज ये स्कीम सर्व कर रही है वैसे ही ये पैसे लोगों के हाथ में आने के बाद यूज किए जाएंगे, वो अश्योर्ड है कि नहीं, बिकॉज दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव।
कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, अगर एजुकेशन लेवल्स में, हेल्थ लेवल्स में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होगा कि नहीं। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए कैश ट्रांसफर है, तो कुछ हो रहा है इसलिए कैश ट्रांसफर है। तो ये एक लिंकेज होता है कि ये करोगे आप, अगर वैक्सीनेट करोगे बच्चों को, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करोगे तो ये कैश ट्रांसफर होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में तो कोई कंडीशंस नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली, ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसी का कोई वर्क नहीं होगा, ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट टाइम तो बचेगा, पर क्या ये अपने आप फंक्शन कर पाएगा जैसे हम चाहते हैं वैसा, सिर्फ पैसा लोगों के हाथ में देने के बाद? वो एक मेजर क्वेश्चन है जिसको डिबेट करना चाहिए। तो यही पूरा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में दिया गया है इन द सर्वे। तो उसका क्या पर्पस है, क्या अप्रोच उसके लिए होना चाहिए, और कितना फंडिंग लगेगा। तो बिकॉज मेजरली ये कंस्ट्रेंट जो कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए इंडिया में, वो ये है कि इतना कॉस्ट जो है वो क्या गवर्नमेंट उठा सकती है या नहीं, तो उसके ऊपर ज्यादा डिबेट होता है रादर देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सिक्वेंसेस डिजायरेबल है या नहीं। तो ये एक बात है, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम डेवलप्ड कंट्रीज में काफी डिबेटेड है, तो फिनलैंड इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री, तो जब वहां के लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो ऑफकोर्स दे नो हाउ टू स्पेंड इट, बट वी आर टारगेटिंग पुअर, तो यहाँ पे यूनिवर्सल भी पुअर पीपल टारगेट हो रहे हैं। और अगर पुअर पीपल टारगेट हो रहे हैं तो क्या उनको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ पे कितना कैसे पैसे डालना है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग अहेड। तो कॉस्ट भी जो निकाला गया है बाय द सर्वे, वो कहते हैं 1.6 लाख करोड़ कॉस्ट होगा अगर हर हाउस होल्ड को 1500 पर मंथ दिया जाए इन द रूरल एरियाज, जो भी डिप्राइव्ड है, मतलब पुअर इन द रूरल एरियाज। और अगर हम ओवरऑल देखें तो एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू 200 मिलियन पीपल, जो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 3.6 लाख करोड़ का बजट होगा, मतलब इतना अमाउंट लगेगा एनुअली। और फिर ये है रिगार्डिंग केस फॉर यूबीआई एंड केस अगेंस्ट यूबीआई। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाना चाहिए बिकॉज पॉवर्टी को टारगेट करते हैं, मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स कट डाउन हो जाएंगे, ये सब की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कास्ट ट्रांसफर होगा तो पिल्फरेज, लीकेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। केस अगेंस्ट यूबीआई ये है कि इट इज टू कॉस्टली, तो ये एक फर्स्ट केस रीजन है कि बहुत कॉस्ट है इसके अंदर। डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जब उनको बेसिक इनकम मिल गया तो वो काम क्यों करे, तो ऐसा भी हो सकता है। टेम्पटेशन टू विड्रॉ अदर बेनिफिट्स, तो जो बाकी बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो सारे विड्रॉ कर देगी गवर्नमेंट, तो ये भी एक कंसर्न है कि फिर बेनिफिट्स वो होगे कि नहीं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग यूबीआई। तो ये है रिगार्डिंग दिस, हमने डिस्कस कर लिया इन सफिशिएंट डिटेल। तो ऑब्जेक्टिव्स है कि क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाई वी शुडंट डू इट, व्हाई वी कांट डू इट एंड व्हाई वी वोंट डू इट। तो वोंट डू इट तो अभी काफी सारा हट रहा है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने काफी सपोर्ट किया यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, और ये कॉस्ट वगैरह को जो बता रहे वो है। और वी शुडंट डू इट के लिए ये है कि पीपल आर लेजी एंड वोंट वर्क, एक फिर वो अल्कोहल एडिक्ट है या ड्रग एडिक्ट है, तो अगर वो हाउस होल्ड ऐसे पुअर हाउस होल्ड में इस ट्रैप में फंसा हुआ है तो वो पैसा पूरा उसमें ही उड़ जाएगा, देन कोई एजुकेशन हेल्थ वगैरह के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए भी यूज नहीं किया जाएगा। तो ये है। और फाइनली ब्रीड्स डिपेंडेंसी, कि आप कुछ नहीं करो आपको गवर्नमेंट पैसा देते जाएगी मंथली। फिर अगला न्यूज आइटम है, सर्वे यूजेस बिग डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम। इकोनॉमिक सर्वे ने पहली बार बिग डेटा एनालिसिस किया है। तो अब ये बिग डेटा क्या होता है, कंप्यूटर्स और कंप्यूटराइजेशन की वजह से आजकल बहुत सारा डेटा इनपुट किया जाता है, और मेमोरी स्पेस कोई रिस्ट्रिक्शन इतना है नहीं, तो काफी सारा, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन, मतलब इतनी सब कैपेसिटी होती है कि इतना सारा डेटा भी स्टोर हो। तो जो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको एनालाइज भी किया जा सकता है थ्रू कंप्यूटर्स, तो ये एनालिसिस करके रिजल्ट्स आ सकते हैं। मतलब बिग डेटा, डेटा माइनिंग जैसे कहते हैं कि डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालना, खोदना, माइन करना, तो ये काफी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आ सकता है। तो ये बिग डेटा एनालिसिस जब किया गया तो काफी सारा इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन सामने आए। तो सर्वे ने पहली बार बिग डेटा एनालिसिस किया है। एक उन्होंने जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा था जीएसटीएन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क में, उसको यूज करके ये समझा है कि जो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट ट्रेड है वो कैसे हो रहा है, ट्रांजैक्शन इन गुड्स, तो ये एक डेटा सामने आया है। और दूसरा उन्होंने यूज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पैसेंजर डेटा, के ओरिजिन डेस्टिनेशन के डिटेल्स जो है पैसेंजर्स के, तो वो यूज किया है अलॉन्ग विद सेंसस डेटा। तो उससे ये समझ में आया है कि माइग्रेंट फ्लो कैसा है इंडिया में।
तो इन माइग्रेंट्स आउट माइग्रेंट्स की डिटेल्स, ये दो मेजर चीजें सामने आई है। तो ये बिग डेटा एनालिसिस फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये पहला जो है स्मॉलर स्टेट्स ट्रेड मोर, तो ये सर्वे में बाहर सामने आया है कि जो स्मॉलर स्टेट्स है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, ये ज्यादा ट्रेड करते हैं। और ये जो नेट एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस जो माने जाते हैं ट्रेडिशनली, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नेट एक्सपोर्टर्स है। तो यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब ट्रेड मोर इन द सेंस इंट्रा स्टेट ट्रेड भी होता है, इंटर स्टेट ट्रेड भी होता है। तो इंडिया में कहा जाता है कि इंट्रा स्टेट ट्रेड मतलब तो कम है, इंटर स्टेट ट्रेड ज्यादा होता है। और दूसरे होते हैं एक्सपोर्टर्स, मींस एक्सपोर्टिंग आउटसाइड द कंट्री। तो एक्सपोर्टिंग से ज्यादा इंटर स्टेट ट्रेड ज्यादा है, और इंट्रा स्टेट ट्रेड कम है। मतलब स्टेट्स खुद के विद इन ज्यादा ट्रेड नहीं करते, बट अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स ट्रेड होता है। तो इसके भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज ड्यूटीज भी वगैरह सारे स्टेट्स में डिफरेंट होती है। तो ये एक चीज सामने आई है। और जो हमारा इंटरस्टेट ट्रेड जो है दैट इज 54% ऑफ जीडीपी, तो ये काफी हाई है। तो दिस इज, मतलब जो बाकी जो कंट्रीज है, दो कंट्रीज है इन द डेवलपिंग कंट्री, जो एडवांस कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें मेजर इकोनॉमीज में एक है यूएसए जिसका इंटरस्टेट ट्रेड 78% ऑफ जीडीपी है, और चाइना जिसका 74% ऑफ जीडीपी है। तो हमारा सर्वे इंटरस्टेट ट्रेड जो है, सर्वे कहते हैं 54% ऑफ जीडीपी काफी ज्यादा है। इट इज मोर देन इवन द इंटरस्टेट ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है उससे भी ज्यादा हमारे स्टेट्स आपस में ट्रेड करते हैं। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स ऑफ। बल्कि ईयू जो है वो प्रमोट करती है फ्रीडम अक्रॉस दी बॉर्डर्स, तो मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, ये अलाउड होता है। तो फिर भी इंडिया में ये ज्यादा है। तो इंटरस्टेट ट्रेड ज्यादा है, मतलब फ्रीडम अक्रॉस दी बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स भी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये वो भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है स्टेट्स सेपरेटली वो अपना डिसाइड करती है, तो उस वजह से भी इंटरस्टेट ट्रेड ज्यादा है रादर देन ट्रेड विद इन द स्टेट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आएगा तो यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी इन टैक्सेशन लॉस। तो बाद में हम देखेंगे कैसे ये आगे डेवलप होता है। फिर अगला है रिगार्डिंग लेबर माइग्रेशन। तो लेबर माइग्रेशन में कहा जा रहा है कि लास्ट 5 years में अराउंड 90 लाख पीपल माइग्रेट। तो ये डेटा भी आया है थ्रू यूजिंग द रेलवे डेटा प्लस ऑल्सो द सेंसस डेटा। तो सेंसस जो डेटा में माइग्रेंट्स के बारे में डिटेल्स आती थी उससे काफी ज्यादा माइग्रेशन होता है, ये क्लियरली सामने आया है। तो जो मैक्सिमम जो जा रही है, मतलब इन माइग्रेंट्स और आउट माइग्रेंट्स, तो मैक्सिमम माइग्रेशन जो हो रहा है वो यूपी और बिहार से हो रहा है। मतलब आउट माइग्रेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे, हाफ ऑफ द टोटल आउट माइग्रेंट्स ये दो स्टेट से है फॉर 2015-16। और इवन इन माइग्रेंट्स जो है, तो मोर देन हाफ ऑफ द माइग्रेशन जो है वो दिल्ली रीजन में जाता है, मतलब इन माइग्रेंट्स दिल्ली में जाते हैं। तो ये सब डिटेल्स भी सामने आई है। और क्यों होता है वो तो ऑब्वियस रीजन, जैसे लेस एफ्लुएंट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन होता है, और रिच मेट्रोपोलिस में सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन होता है। फिर अगला न्यूज है आर्टिकल इन द सर्वे, मदर चाइल्ड बेयरिंग ब्रंट ऑफ वीक हेल्थ सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी स्टेट्स में इंप्रूव हो रही है, इनकम लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वही स्केल पे कम नहीं हो रहा है, मतलब मदर और चाइल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, maternal मोर्टालिटी रेट रिड्यूस करने के लिए हमने काफी सारे स्कीम्स इनिशिएटिव्स लिए। जननी सुरक्षा योजना जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी और maternal मोर्टालिटी रेट कम करने के लिए, तो ये प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है तो कैश इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये सारे स्कीम्स होने के बावजूद भी अभी भी जो रेट्स है आईएमआर और एमएमआर वो उतने स्केल पे कम नहीं हुए, कम हुए हैं, पर नॉट एट द स्केल एट विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो ये वो कह रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो सेइंग, एक हाइपोथेसिस वो ये ला रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रैप हो सकता है, दिस माइट बी गवर्नमेंट गवर्नेंस ट्रैप। सो गवर्नेंस ट्रैप इन द सेंस के मतलब कि गवर्नेंस तो लाया जाता है, पर उसमें उतना गवर्नेंस की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं वो ये सेक्शन को पहुंच नहीं पाते, तो दे आर ट्रैप्ड इन दैट गवर्नेंस एट दैट अपर लेवल, जो ये रीच डाउन नहीं करते। फिर अगला आर्टिकल है
पुश टू सॉल्व इंडिया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है ये है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज, ओवर लिवरेज्ड कंपनीज, मतलब कंपनीज जिसने काफी सारा लोन लिया है और इन्वेस्ट किया है, तो ये कंपनीज अब ये लोन्स रीपे नहीं कर पा रही है, तो उनका बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, वो इशू है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिन्होंने इन कंपनीज को लोन्स दिए हैं, तो वो ये लोन्स रीपे नहीं कर रहे, तो इनके बैड डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनका भी बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट ओन्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टैब्लिश की जाए। पारा नाम दिया इसको उन्होंने, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। तो इसका काम क्या होगा, इट विल टेक चार्ज ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट केसेस। तो जो ये एसेट्स आ रहे हैं वो अपने उस पे लेगी ये कंपनी और उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी, तो ये रिहेबिलिटेशन होगा फॉर दीज एसेट्स। तो ये ऑफ कोर्स पॉलिटिकली टफ डिसीजन है, काफी सारा राइट ऑफ भी उन्होंने कहा है कि पॉसिबल होगा कि हमको राइट ऑफ करना पड़े, वही डिफिकल्ट है, पॉलिटिकली टफ क्वेश्चंस डिसीजंस यही होते हैं। तो ये इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा, मतलब ये लार्ज कंपनीज है, उनके डेट्स राइट ऑफ किए जाएंगे, तो ऑफकोर्स तो लोअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उनके लिए वेलफेयर किया जाए कि कंपनीज के डेट्स राइट ऑफ किए जाए, तो ये पॉलिटिकली हाईली क्वेश्चनेबल होता है। तो ये डेट रिपेमेंट प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से, ये इसका रीजन वो कह रही है, इकोनॉमिक सर्वे में उसको जस्टिफाई किया गया है कि ये कंपनी सफर कर रही है। काफी कंपनीज ने डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी किया है, पर मेजोरिटी जो है, वास्ट मेजोरिटी, वो कह रहे हैं कि ये उनको ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 में, उसकी वजह से सारे जो टारगेट्स थे वो हेवायर चले गए और ये कंपनी डेट्स में चली गई है। तो इसीलिए रिस्टोरिंग देम टू फाइनेंशियल हेल्थ जरूरी है और इसके लिए राइट ऑफ होगा, काफी सारा लोन उनका माफ करना पड़ेगा। तो मतलब लोन लिया है उन्होंने, उनका लोन माफ हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकली टफ डिसीजन है। प्लस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो, क्यों गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस सब की वजह से कंपनीज जो ये बड़ी कंपनी सफर कर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक सफर कर रही है, इसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी कम हो गया है। तो लोन्स जब बैंक्स इसमें पुराने लोन्स में फंसी होगी तो नए लोन्स कैसे देगी, क्रेडिट कैसे ग्रो होगा, वो है। और ये इवन टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए भी फिर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ये एक बात है। ग्रोथ इन प्राइवेट एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, नेगेटिव हो गया। तो टू बूस्ट द इकोनॉमी इट इज इम्पोर्टेंट कि ये स्टेप्स लिए जाए, तो वो ये कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि इसमें ये है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सिंगल बड़ा डेप्टर है, मतलब एक सिंगल बड़ी कंपनी है, पर उसके क्रेडिटर्स काफी सारे हैं, मतलब उन्होंने लोन्स काफी सारे लोगों से लिए थे, काफी सारी बैंक से लिए थे, तो सबको मिलके यहाँ पे रेजोल्यूशन करना है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको आगे बढ़ लिया जाए, वो इससे ये पारा से इनिशिएटिव लिया जाएगा। फिर इंडिया एनपीए रेशियो भी कहा गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो है अभी 9.1% है, 9.1% ऑफ द ग्रॉस लोन्स जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो दिस इज हायर देन मेनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स एक्सेप्ट रशिया, तो ये काफी हाई है। कोरिया में जब ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे भी जो लेवल्स थे उससे भी ज्यादा हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो इसीलिए इसको एड्रेस करना जरूरी है। फिर अगला आर्टिकल है, इकोनॉमिक सर्वे वांट्स मॉडिफिकेशन ऑफ एफआरबीएम एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का था, इसको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो तो क्लियर है। तो इन्होंने वो टाइम पे जो टारगेट्स रखे थे, ये फॉर्मर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का एक्ट है, तो टारगेट्स फॉर रेवेन्यू डेफिसिट रखे गए थे और फिस्कल डेफिसिट भी, कि इसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए। फाइनली रेवेन्यू डेफिसिट गोइंग डाउन टू 0%, फिस्कल डेफिसिट कमिंग टू 3%। तो ये काफी सारा अचीव भी किया गया था, पर 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसकी वजह से पूरा प्लान हेवायर हो गया और बाद में फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब इकोनॉमी रिसेशन में, स्लो डाउन में है, तो गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना होता है, इन्वेस्टमेंट्स लाने होते हैं ताकि इकोनॉमी सर्वाइव करे, इट कम्स आउट ऑफ दैट रिसेशन। तो उस टाइम पे हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान नहीं दे सकते, बट इकोनॉमी फंक्शनल रहे उसको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। तो ये जो एफआरबीएम एक्ट अभी तो फुलफिल नहीं हुआ, नाउ अगेन इट इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, मतलब अभी अगेन इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं टू रिड्यूस फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसके लिए अभी नया ट्रैक क्या होना चाहिए, नया प्लान क्या होना चाहिए, टाइमलाइन,
वो फाइनलाइज करने के लिए कमेटी सेटअप की गई थी अंडर एनके सिंह। तो ये एनके सिंह पैनल ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। तो ये अभी बजट के टाइम पे, बजट के बाद ये डिटेल्स आएगी तो हमको पता चलेगा। तो फिस्कल पॉलिसी प्रिंसिपल्स वो कह रहे हैं फिस्कल एक्टिविज्म होता है। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में वो लोग फिस्कल एक्टिविज्म लाते हैं। तो फिस्कल एक्टिविज्म का मतलब है गिविंग ग्रेटर रोल टू काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज और लेस वेट टू डेथ। तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज मतलब जबकि इकोनॉमी अच्छा फंक्शन कर रही है तो तब उस टाइम पे टैक्सेस जो है वो हाई कर सकते हैं हम, इकोनॉमी चल सकती है। पर जब फंक्शनल जब कंट्री फंक्शन अच्छा नहीं कर रही है, इकोनॉमी अच्छा फंक्शन नहीं कर रही है, रिसेशन में है, तब आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है। तो आप टैक्सेशन तब कम करोगे, आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे। तो ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज को ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है इन एडवांस कंट्रीज। बट जो क्योंकि रिसेशन वहां जल्दी हो जाता है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए ओरिएंटेशन अलग होगा। वो लोग वहाँ पे डेट्स को कम वेटेज देते हैं। तो डेट्स मतलब के लोन्स लिए जाते हैं जो, तो डेफिसिट हम जनरली बोरोइंग से फुलफिल करते हैं। तो बोरोइंग्स को वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। पर सर्वे कहती है हमारा जो इनिशिएटिव होगा वो इससे अलग होगा। तो वहाँ पे जैसे डेवलप कंट्रीज में वैसे नहीं। और ये FRBM एक्ट ने जो ले डाउन किया है पॉलिसीज उसको ही हम अडॉप्ट करेंगे और उसके थ्रू ही ये करेंगे। इवन एडवांस कंट्रीज में कह रहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में इंटरनेशनल फिस्कल पॉलिसी में भी एक शिफ्ट आ गया है। दे आर ऑल्सो एम्फेसाइजिंग नाउ ऑन डेट्स। तो शिफ्ट हो गया है नाउ ऑन डेफिसिट्स। तो डेफिसिट्स कम हो, डेट्स तो वो ऐसे भी वो लोग एम्फेसाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन डेफिसिट्स कम हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट्स। तो ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स जो हमारे हैं वो अभी कैसे फाइनलाइज होते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी इट सेज देयर इज नाउ अ स्कूल ऑफ थॉट, ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उन्होंने भी कहा कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो अब रखे जाए वो एक सिंगल डिजिट टारगेट ना हो। जैसे कहा गया फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए अंडर FRBM एक्ट 2003। तो ऐसा टारगेट ना हो, बट एक रेंज हो कि फिस्कल डेफिसिट इस रेंज में रहना चाहिए। तो इससे गवर्नमेंट को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपना पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले सके और फिस्कल डेफिसिट एकदम स्पेसिफिक रिजिड टारगेट ना रहे। तो अब देखते हैं आगे कैसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ये न्यूज में फिर से आएगा। तो ये FRBM एक्ट 2003 का दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने प्लान किया था रिड्यूस करना और क्या अचीव करने का टारगेट था। तो ये अचीव करना था बाय 2008-9, बट हो नहीं पाया 8-9 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बिफोर दीज ऑल द इयर्स इट वाज फाइन, इवन दिस वुड हैव बीन अचीव, बट 8-9 के बाद ही वो पूरा ग्राफ ऊपर गया है, डेफिसिट्स इंक्रीज हुए। अगला आर्टिकल है apparel leather sector need policy shift to boost jobs। तो इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि लेबर रिफॉर्म्स और टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाना चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स फाइनलाइज होने चाहिए विथ यूरोपियन यूनियन, यूके। तो ये काफी बड़ा बूस्ट देंगे फॉर अपैरल सेक्टर, मतलब क्लॉथिंग सेक्टर और लेदर सेक्टर जो है। तो ग्लोबली ये कॉम्पिटिटिव बनेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है जो हमारे साथ इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड मार्केट, तो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए हमको लेबर रिफॉर्म्स लाने हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाने हैं, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना है। तो ये अलॉन्ग विद FTAs विल बी अ मेजर बूस्ट। वो कहते हैं कि ये सेक्टर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन काफी हाई है, तो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन। तो ये एक एडेड बेनिफिट है और ये काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी है। तो इट सेज apparels are 80% more labor intensive than autos और 250 times more jobs are created than in steel sector। उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स भी यहाँ पे सजेस्ट किए, जैसे कि इवन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज जो है, तो वो उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लाए है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे डिडक्शंस होने चाहिए। इवन एक कंसर्न उन्होंने जो रेज किया है वो ये कहते हैं कि जो ओवर टाइम वेज रेट है वो ट्वाइस द ऑर्डिनरी वेज रेट है अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1940। सो ये कहते हैं हाई मिनिमम वेजेस है वो एक बड़ा हर्डल है इन प्रोमोटिंग दिस सेक्टर। बट हाउ कैन मिनिमम वेजेस बी अ हर्डल, बिकॉज हमको अगर सेक्टर को एक्सपांड करना है और कॉम्पिटिटिव बनाना है और वेजेस अगर हम कम करके ये करेंगे तो जो लोगों को इवेंचुअली बेनिफिट जाना चाहिए, अगर उनको ही हाथ में पैसा कम आएगा तो सेक्टर बढ़ने का क्या फायदा। तो देयर आर टू वेज टू लुक एट इट, बट minimum wages should not be a hurdle according to me। Then the next article is ambivalence towards private players exists। तो
सर्वे ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करना चाहती है पर एम्बिवेलेंस है। एम्बिवेलेंस मतलब ना हाँ है ना है, क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी में, कभी करना चाहते नहीं भी करना चाहते। तो उस वजह से काफी दिक्कतें आती है। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने लिया है ऑफ दी इन एयर इंडिया। तो एयर इंडिया को अभी तक कमिटमेंट है कि इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। तो सर्वे कॉल से पेरेनियली अनप्रॉफिटेबल सेक्टर, पेरेनियली मतलब हमेशा के लिए, प्रॉफिट तो इनका हो नहीं रहा है अब, प्रॉफिट मेकिंग अब ये रही नहीं है। इसको काफी सारा बेल आउट पैकेज दिया गया है। इट सेज दैट प्रीवियस गवर्नमेंट ने इनको 30,000 to 31 करोड़ इक्विटी बेल आउट पैकेज दिया, विच विल बी फॉर 10 ईयर्स। तो ये 2021-22 में फिनिश होगा। ऑलरेडी 24,000 करोड़ इनको दिया गया था सिंस 2011-12। और अभी भी इनका जो नेट लॉसेस ये पोस्ट करती है, लॉस मेकिंग तो है, लॉसेस 3,936 करोड़ लॉस पोस्ट किए गए इन 2015-16। आउटस्टैंडिंग लोन है इनके 46,57,035 करोड़। तो ये तो लॉस मेकिंग और डूबती हुई नैया है। तो अब इसको प्राइवेटाइज करना इज मच मोर सेंसिबल रादर देन कीपिंग गिविंग इट बेल आउट पैकेजेस। तो ये सारे कंसर्न है। गवर्नमेंट काफी टाइम अपना अप्रोच प्राइवेटाइजेशन से फिर चेंज इन ओनरशिप को नहीं करना चाहती, सिर्फ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो ऐसे भी काफी सारे टाइम ये हुए हैं गवर्नमेंट चेंज्ड अप्रोचेस। तो रिसेंटली भी उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग्स इन द एयरपोर्ट्स, जयपुर और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पे टर्मिनल बिल्डिंग्स को प्राइवेटाइज करने का भी डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, एम्बिवेलेंस नहीं होना चाहिए। फिर अगला आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन विंड पावर इंस्टॉलेशन सर्वे। तो ग्लोबली हमारा 4th पोजीशन है आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। तो विंड पावर इंस्टॉलेशन काफी हाई है। इवन सोलर पावर इंस्टॉलेशन को काफी बूस्ट मिला है। हमारा टारगेट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के 2022 तक 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप हो। तो इसके लिए काफी सारे प्रोग्राम्स भी इनिशिएट किए गए, जैसे सोलर पार्क, सोलर डिफेंस सिस्टम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट्स, सोलर रूफटॉप्स वगैरह। फिर एक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर भी हमने डेवलप किया है। तो ग्रिड कनेक्टेड मतलब जो ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन विंड पावर का है, 7 अराउंड गीगावाट्स का, सोलर पावर और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वाटर से ये डेवलप होता है। तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। लार्जर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मेजर डैम्स बना के, वो रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं काउंट किए जाते। तो स्मॉल हाइड्रो पावर और बायो पावर, तो ये मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स है जो ग्रिड कनेक्टेड भी है अभी। और ग्रिड कनेक्टेड हम इसको इवन द नेशनल ग्रिड नेटवर्क जो है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके साथ भी लिंक करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, वो था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो दिस इज फॉर कनेक्टिंग दिस, एनेबल द फ्लो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनटू नेशनल ग्रिड नेटवर्क। तो इसको भी बूस्ट करना जरूरी है। और दूसरा इनिशिएटिव जो हाईलाइट किया गया है इन द सर्वे, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, जो उन्होंने प्रपोज किया, लॉन्च किया एट यूएन क्लाइमेट समिट इन पेरिस इन 2015। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलिशन होगा ऑफ ऑल सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज। तो ये सारे कंट्रीज अपने स्पेशल एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए, अपने गैप्स और कॉमन अग्रीड अप्रोच लाने के लिए ये कोऑर्डिनेट करेगी। तो इट विल बी अ इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको काफी सारी कंट्रीज ने साइन किया है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ ISA 24 कंट्रीज अब तक साइन कर चुकी है। प्लस अगर 15 कंट्रीज उसको रेटिफाई करेगी तो ये रजिस्टर किया जाएगा अंडर UN चार्टर, और ये एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही होगा। तो यहाँ तक के सर्वे का कवरेज था। बाकी जो न्यूज आइटम्स भी है वो एक ये है, CSO रिवाइजेस टू 2015-16 GDP ग्रोथ टू 7.9%। तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो 7.6% ग्रोथ हुआ था एवेल्युएट, पर अब इसको रिवाइज किया गया है मार्जिनली अपवर्ड्स, तो ये 7.9% है। तो इट सेज दैट हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेटेस्ट डेटा ऐड इंक्लूड किया है, तो ये अपवर्ड रिवीजन हुआ है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये डिटेल्स दिया है। इवन ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, वो भी वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज 7.8% इन 2015-16। तो यहाँ पे भी रिविजन आया है। तो ये GVA और रियल GVA भी वो कह रहे हैं कि हाई है।
तो ये जीडीपी जीवीए क्या होता है, रियल नॉमिनल दूसरा टर्म होता है, वो क्या होता है हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी और एनडीपी में फर्क ये है कि ये विद इन द कंट्री है, मतलब जोग्राफिकली कंट्री के अंदर, मतलब यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स भी वर्क कर रहे होंगे, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्लूड होता है, और जो इंडियंस है जो बाहर वर्क कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया वो इंक्लूड नहीं होते। तो जीएनपी जो होता है वो नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसके अंदर ये जो नेशनल नेट फैक्टर पेमेंट्स है वो इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब जो पेमेंट्स अब्रॉड से इंडियंस भेज रहे हैं उसको ऐड किया जाए, और जो फॉरेनर्स इंडिया से ये पेमेंट्स अब्रॉड भेजते हैं उसको माइनस किया जाए। तो ये पेमेंट्स वेजेस में भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है जिनके प्रॉफिट्स हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा जो फैक्टर पेमेंट्स है ये सारे नेट किए जाए, तो जीडीपी पे ये जब नेट फैक्टर पेमेंट्स आएगा तो ये जीएनपी बन जाएगा। फिर दूसरा है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि वैल्यू एडिशन, गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू एडिशन करने के लिए क्या क्या इनपुट्स होते हैं। तो इसके अंदर ये जीडीपी जो है उसके अंदर हमने देखा ये है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू जो होगा उसमें टैक्सेस भी एडेड होंगे। अगर सब्सिडीज है गवर्नमेंट ने दी है तो सब्सिडीज उसमें कंसिडर नहीं की जाएगी, तो वो सब हमको रेक्टिफाई करना है, मतलब कि जीडीपी में अगर टैक्सेस सब्ट्रैक्ट किए जाए और सब्सिडीज ऐड किए जाए तो इसका क्लियर आइडिया मिलेगा कि वैल्यू एडिशन के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करके प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट लगता है, क्या वैल्यू लगता है, तो वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए इसको कहते हैं। तो जीवीए इज जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। फिर नॉमिनल और रियल, तो नॉमिनल और रियल क्या होता है, नॉमिनल इज एट करंट प्राइसेस, कि अभी जो है वैल्यू में क्या वैल्यू होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, तो ये वैल्यू इन करंट प्राइसेस आता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो करंट प्राइसेस पे तो ये थोड़ा ज्यादा ही बताएगा, तो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन नहीं होता है अगर नॉमिनल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू होगी तो वो कांस्टेंट प्राइसेस पे होगी, मतलब अभी का आप वैल्यू देख रहे हैं पर कंपेयर टू द वैल्यू इन दैट वन कांस्टेंट ईयर, तो बेस ईयर के हिसाब से, फिक्स्ड ईयर के हिसाब से अगर वैल्यू दिया जाए देखा जाएगा तो वो रियल जीवीए कहा जाता है, मतलब एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो दिस इज एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन डन। तो ये है नॉमिनल और रियल वैल्यूज, जो किसी के लिए भी हो सकती है, जीडीपी हो या जीएनपी हो या जीवीए हो, तो दैट इज नॉमिनल एंड रियल। फिर ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो था, तो ये अभी रिवाइज 2015-16 के लिए ग्रोथ रेट जो दिए गए थे वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिवाइज किया, 7.6% से ये जीडीपी 7.9% हो गया है, और जीबीए 7.3% से 7.8%। तो ये अपवर्ड रिविजन हुआ है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लेटेस्ट डेटा ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये अपवर्ड रिविजन। फिर अगला न्यूज आइटम है 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रो 5.6% इन दिसंबर। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो ये मंथली अपडेट्स आते हैं यहाँ पे कि ग्रोथ रेट क्या है इन दीज वेरियस सेक्टर्स। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या आ जाती है, मींस ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनके 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कैसा है वो हर महीने रिपोर्ट्स आते हैं, तो हमको हर मंथ की वैल्यूज को डिस्कस करना या याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है वो इम्पोर्टेंट है हमारे याद रखने के लिए। और ये आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 38% है टू द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो वो याद रखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं आईआईपी 37.9%, मतलब ये अराउंड 38% वेट है इसका आईआईपी में, बेस ईयर 2004-5 है, और ये कंपैरिजन दिया जाता है प्रीवियस मंथ से भी या प्रीवियस ईयर के ये मंथ से भी ये कंपैरिजन किया जाता है, विच इज एवरी मंथ इट विल कम, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर साल इसको डिस्कस करो कि क्या बढ़ा क्या कम हुआ, इट्स ओके। फिर अगला न्यूज आइटम है मल्टीलैटरल सार्क के बारे में। सो दिस इज काठमांडू मीट टू फाइनलाइज सार्क बजट एजेंडा। तो सार्क का मीटिंग Feb 1 अभी होगा इन काठमांडू इन नेपाल। सो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो 1985 में बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू में ही है, और प्रीवियस चेयर भी थी, और जो अभी नवंबर 2016 में समिट शेड्यूल था इस्लामाबाद में इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चेयर ट्रांसफर होती, ये हुआ नहीं है, तो नेपाल में ही अभी चेयर है, ये भी क्लियर होता है फॉर दिस मीटिंग। तो अभी नई मीटिंग होगी जिसमें इंडियन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी मिलेंगे,
और बजट और एजेंडा फॉर सार्क फाइनलाइज होगा। तो ये कंसेंसस से होता है, तो ये एक मेजर हर्डल भी होगा कि कंसेंसस आएगा कि नहीं अमंग्स द मेंबर्स। तो 8 कंट्रीज है फिलहाल सार्क की मेंबर्स, तो ये 8 कंट्रीज है। और ये अफगानिस्तान इज द लेटेस्ट मेंबर, ज्वाइंड इन 2005, हम देख सकते हैं। तो मेजरली सार्क हैज नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसीलिए बाकी कंट्रीज जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान स्मॉलर इकोनॉमीज है, मालदीव्स वगैरह भी। तो यहाँ पे अफगानिस्तान ऑफ कोर्स। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जब तक स्ट्रांग नहीं होते और जब तक स्मूथली नहीं चलते, सार्क का सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है। तो सार्क में काफी सारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन तो ऑलमोस्ट ऑल ही है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एवरीथिंग। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सो साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन, ये एरियाज में कॉपरेट करने की इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये सार्क के बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिनाइड वीजा अंडर न्यू यूएस पॉलिसी से कश्मीरी एथलीट्स। इन एथलीट्स को यूएस वीजा डिनाई किया गया। इंटरव्यूअर ने इनको कहा कि हम आपको अभी वीजा नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ आ करंट पॉलिसी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो करंट यूएस पॉलिसी है वीजा के बारे में, तो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज से जो भी आ रहे हैं, इवन ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो ये इसकी वजह से इवन मुस्लिम्स और इमिग्रेंट्स इन जनरल, कश्मीर में भी, इंडिया में भी जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको एक एंजाइटी, डर आ गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। फिर अगला है रिगार्डिंग यूएस वीजा रूल्स। तो यूएस वीजा रूल्स टू हिट इंडियन आईटी मेजर्स। तो यूएस में एक एक्ट इनिशिएट किया गया है इन द कांग्रेस, मींस इन द कांग्रेस इज द यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट ऑफ 2017, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके अंदर प्रोविजन ये है कि ये जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है जो H1B वीजा होल्डर की होनी चाहिए जिससे वो H1B वीजा के लिए एलिजिबल हो, तो ये मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट को डबल किया गया है। तो एनुअली उनका सैलरी अब $1,30,000 होना चाहिए, जो डबल द प्रीवियस रिक्वायरमेंट है, तो ही उनको ये H1B वीजा दिया जाएगा। तो इसका मतलब कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि लो कॉस्ट वर्कर्स जो ये कंट्री से आते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए। तो ये मिनिमम सैलरी डबल करने का इनिशिएटिव मेजरली लिया गया है। और मेजॉरिटी H1B वीजा एप्लीकेंट्स है वो इंडियन नेशनल्स होते हैं और ये मेजरली आईटी कंपनीज में वर्क करते हैं। तो इसकी वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी नास्कॉम ने भी कहा है कि हम इसके बारे में, ये ह्यूज चैलेंज होगा आईटी सेक्टर के लिए और इसके ऊपर निगोशिएशंस होना और इसको स्टॉप करना काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस विल गो अगेंस्ट द आईटी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया which are based in USA and even Indians working there. फिर अगला न्यूज आइटम है रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू बी रिलोकेटेड ऑन रिमोट आइलैंड। तो ये बांग्लादेश में इनिशिएटिव लिया गया है क्योंकि बांग्लादेश में काफी सारे ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज सेटल्ड है। तो ये थिंगार 4 करके एक आइलैंड है नियर हतिया आइलैंड इन नौखाली डिस्ट्रिक्ट इन बे ऑफ बंगाल। तो जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रेफ्यूजीज है जो म्यांमार से ये रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं, उनको ये थिंगार 4 आइलैंड पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा डिस्पाइट वार्निंग्स कि ये अनइनहेबिटेबल है और ये प्रोन टू फ्लडिंग है। तो काफी सारे फ्लडिंग होती है यहाँ पे लोग परमानेंटली रिसाइड नहीं कर सकते। तो ये हटिया आइलैंड जो है इसके पास है और हटिया आइलैंड खुद भी एस्चुरी ऑफ रिवर मेघना पे है। तो इट इज अ 9-hour जर्नी फ्रॉम द कैंप वेयर रोहिंग्याज हैव टेकन शेल्टर प्रेजेंटली। तो ये यहाँ पे कॉक्स बाजार जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वो इनका जो रखाइन स्टेट है म्यांमार उसके ज्वाइनिंग ही है। तो वहां से वो लोग ने वो जगह छोड़ के बांग्लादेश में, वो मेजर फर्स्ट जो एग्जिट रूट है उनका, तो वो बांग्लादेश ही पहुंचते मेजरली रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो यहाँ पे वो कॉक्स बाजार में सेटल्ड है और यहाँ से भी ये जो ये आइलैंड है वो काफी लंबी डिस्टेंस पे है, 9-hour जर्नी है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया, कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट खुद भी एक बिग टूरिज्म रिसोर्ट है यहाँ पे कंट्री का। और यहाँ पे फिलहाल कोफी अन्नान ने, म्यांमार का जो स्टेट अपॉइंटेड बॉडी है उनको हेड कर रहे हैं वो, उन्होंने यहाँ विजिट किया था रिगार्डिंग रेफ्यूजी कैंप्स जो है उनको विजिट किया था। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अब ये इनिशिएटिव लिया कि उनको वो वहां से रिलोकेट कर रहे हैं रेफ्यूजीज को। ये सारा प्रॉब्लम म्यांमार का ही है क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स एक्चुअली म्यांमार के रेसिडेंट हैं, रखाइन स्टेट। तो इनके अगेंस्ट काफी प्रोसिक्यूशन हुआ है। 1978 में काफी
मैसेकर हुआ था ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, और काफी सारे बांग्लादेश में आ गए थे। 2,50,000 रोहिंग्या फ्लेड टू बांग्लादेश। इसके बाद 1982 में म्यांमार ने एक लॉ पास किया, बर्मा सिटीजनशिप एक्ट। तो बर्मा इज द ओल्ड नेम फॉर म्यांमार। तो इसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्याज म्यांमारी सिटीजन्स नहीं है। तो 8 लाख रोहिंग्याज स्टेटलेस हो गए। तो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स पहले से ही सेटल्ड है, और जो रिसेंटली अभी क्राइसिस हुआ उसकी वजह से और इन्फ्लक्स हो रहा है। तो बांग्लादेश पे ये रेफ्यूजीज का ह्यूज बर्डन आ रहा है। तो ये जो केस है, तो रोहिंग्याज एक्चुअली इनका जो फीचर्स है एज सच, तो वो फीचर्स उनका म्यांमारी से, सेंट्रल एशियन से ज्यादा नहीं मिलता, बल्कि बांग्लादेशी से ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए उनको बांग्लादेशी कहा जाता है रादर देन रिकॉग्नाइजिंग देम एज म्यांमार नेशनल्स। तो वो मेन प्रॉब्लम हुआ है म्यांमार में। और अभी तो ये पहले म्यांमार जनता गवर्नमेंट थी, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट इसको गवर्न कर रही थी। अब तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, ऑन्ग सैन सू की पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस जीत के गवर्नमेंट बनाई है। दो मिलिट्री कंट्रोल अभी भी म्यांमार में है, इट्स अ न्यू गवर्नमेंट जस्ट फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे इनिशिएटिव्स लेना और इनका रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन हो पाना बहुत जरूरी है। और जो बांग्लादेश कर रही है उसकी वजह से काफी सफरिंग्स होगी। तो ये क्लियर है। फिर अगला न्यूज आइटम है, रशिया मेक्स बिग मिलिट्री पुश इन आर्कटिक। तो रशिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर इनकी थी। तो आइस ब्रेकर मतलब जो आइस कवर्ड सीज होते हैं, तो वहां पे नेविगेट करने के लिए शिप्स जो होती है वो आइस ब्रेकर्स बनाई जाती है। तो वो आइस को स्क्रेप थ्रू करके, पास थ्रू करके, कट करके पास हो सके। तो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स रशिया ने सर्विस में थी इन आर्कटिक। तो ये लेनिन करके न्यूक्लियर आइस ब्रेकर थी, इसको आउट ऑफ सर्विस लिया गया था 30 साल पहले। लेकिन अब रशिया फिर से न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स बना रही है और उनको आर्कटिक में स्टेशन कर रही है। तो ये जो अबैंडन्ड सोवियत मिलिट्री, एयर एंड रडार बेस्ड सेंटर्स थे इन आर्कटिक आइलैंड्स, उनको वो फिर से रीओपन कर रही है, नए बना रही है। तो इससे काफी अलर्टनेस आ गई है इन द आर्कटिक रीजन। सो आर्कटिक रीजन इज अ ह्यूज रिसोर्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है, that is much more than even the hydrocarbon resources in Saudi Arabia. So इसीलिए ये मेजर रिसोर्स रिच एरिया है और काफी सारी कंट्रीज का यहाँ पे क्लेम है। रशिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आर्कटिक को क्लेम करती है। और जो क्लेमेंट्स है वो है कनाडा, यूएसए, डेनमार्क। तो ये सारे क्लेमेंट्स भी है, फिनलैंड, और प्लस चाइना भी अभी आर्कटिक में अपना स्टेक क्लेम कर रही है। तो इट्स अ न्यू कमर इन दिस गेम ऑल्सो। तो काफी अलर्टनेस आ गई है इस रीजन में। और यूएस मरीन्स भी अभी नॉर्वे में, मतलब काफी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ये हो रहा है कि यहाँ पे यूएस मरीन्स स्टेशनड है। और वही है इसीलिए क्योंकि सिचुएशन वॉलेटाइल है अभी। रशिया का जो 2014 में उन्होंने क्राइमिया को अनेक्स कर लिया यूक्रेन से, तो इस वजह से अभी काफी अलर्ट है नाटो मेंबर्स कि फिर से ऐसा कोई इनिशिएटिव रशिया ना ले अंडर व्लादिमीर पुतिन। तो ये है आर्कटिक रीजन, आप देख सकते हैं। तो ये रशिया, यहाँ पे इनका ये क्लेम है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आर्कटिक। तो ये प्लस डेनमार्क, तो ये ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये डेनमार्क को बिलोंग करता है। तो डेनमार्क यहाँ पे कंट्री है इन यूरोप। तो ये ग्रीनलैंड आइलैंड की वजह से डेनमार्क का भी एक क्लेम आता है। तो ये जो क्लेम है दिस इज बेस्ड ऑन यूएन क्लॉज। तो 200 नॉटिकल माइल्स का रीजन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो यहाँ पे हर कंट्री का यहाँ पे EEZ उन्होंने क्लेम किया है। फिर कनाडा है, तो कनाडा का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आता है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स है और ये रीजन वो क्लेम करती है इन द आर्कटिक। यूएस का क्लेम भी है यहाँ पे इस रीजन में बिकॉज ऑफ अलास्का। तो यूएस कनाडा के नीचे है, पर अलास्का जो यहाँ पे एक स्टेट है यूएस का, उसकी वजह से आर्कटिक क्लेम यहाँ पे भी आता है। रशिया का क्लेम ये है। फिर नॉर्वे, तो नॉर्वे का या स्वालबार्ड आइलैंड में उनका क्लेम है, ये इनको बिलोंग करता है। और बाकी ये रीजन थोड़ा अनक्लेम्ड है। तो ये आर्कटिक रीजन के वेरियस क्लेमेंट्स है। फिर ये आइस ब्रेकर जो रशिया डिप्लॉय कर रही है वो है। फिर अगला लास्ट न्यूज आइटम है, रिसर्चर्स एम्प्लॉय लेजर लाइट टू स्पीड अप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक इंडियन रिसर्चर है मनीष गर्ग, जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में वर्क करते हैं, रिसर्चर है। उन्होंने
स्टेप्स लिए हैं टू प्रोड्यूस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विच विल वर्क 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय डेवलपिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट, और ये जनरेट होता है यूजिंग लेजर लाइट। तो लेजर लाइट जो यूज करके इन्होंने कहा किया है, तो ये नैनो पार्टिकल्स के साथ वर्क करे, नैनो मटेरियल्स। तो ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट वेव्स है, उसको यूज किया है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन मोशन। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन मोशन से होता है। तो जो ट्रेडिशनली जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये उसमें जो रेट ऑफ फ्लो है वो काफी लो होता है। तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है इन मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स 109 हर्ट्ज। और ये हाई स्पीड लेजर लाइट यूज करके इलेक्ट्रॉन स्पीड जो ला सकते हैं वो है 1015 हर्ट्ज, काफी टाइम्स ज्यादा स्पीड आ सकती है। तो ये प्रपोजल पुट फोर्थ किया गया है। तो ये जो है नैनो फिल्म इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो फिल्म इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं इसके, और इसके ऊपर हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट डाली जाती है। तो ये लेजर लाइट एक्चुअली ये नैनो फिल्म इंसुलेटर होता है, बट जब लेजर लाइट आती है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो फिल्म फिर इधर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिव स्टार्ट हो जाता है, और इनका जो वैल्यू चेंज होता है, मतलब सिलिकॉन नैनोफिल्म में 0 to Y वेरी हाई वैल्यूज कंडक्ट करने के लिए जो टाइम इंटरवल लगता है वो है 30 एटोसेकेंड्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मेजरली बेस्ड है स्विचिंग टाइम में। तो ऑन ऑफ, सो 0 1 लॉजिक होता है, तो ऑन ऑफ लॉजिक है, तो कितना क्विक स्विचिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें ये स्विचिंग होता है इन 30 एटोसेकेंड्स। तो एटोसेकेंड मतलब 10⁻⁻18 सेकेंड्स। So it is 1 million times faster than modern electronics। तो ये उन्होंने डेवलप किया है। तो ये नैनो फिल्म यूज की जाती है क्योंकि अगर बल्क में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर हाई इंटेंसिटी लेजर डाली जाती है तो हीट अक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएगा। बट सिंस ये नैनो फिल्म है तो ये इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, तो लेजर लाइट इतना एब्जॉर्ब नहीं होती और डैमेजेस नहीं होते हैं। तो इसमें अभी भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स फर्दर चाहिए, चैलेंजेस है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो है ये लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर्स में परफॉर्म किए जाते हैं, इसको फीजिबल बनाना, इंटीग्रेटेड चिप्स पे इसको आईसीस पे फिक्स करना, ये सब फीजिबिलिटी देख के ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यही है ये न्यूज आइटम्स। थैंक यू।